Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. In this video we are studying our 7th class Social Studies book. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक का. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अवर फर्स्ट लेसन. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा पहला अध्याय एंड इट इज माई 11th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का ये वीडियो मेरा 11वां वीडियो है इस लेसन का. आई हैव पोस्टेड 10 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैं ऑलरेडी 10 वीडियो इस लेसन के कंटिन्यू पोस्ट कर चुका हूं एंड होप यू आर वॉचिंग द वीडियोज केयरफुली. और आशा करता हूं आप लोग वीडियोज को केयरफुली देख रहे होंगे एंड आल्सो डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स. और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में. यानी जो इतिहास होता है, जो हिस्ट्री होती है, वो हमें पता कहां से चलती है. जो 100 साल पहले की बातें, 500 साल पहले की बातें, 1000, 5000, लाखों वर्ष पहले की जो बातें हैं, वो हमें कैसे पता चलती है. वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है. तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि मेनली 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं. एक तो लिटरेचर सोर्स, लिटरेसी सोर्स होता है, यानी पुराने जमाने की जो लिखित सामग्री हमें मिलती है, बुक्स मिलती है, पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें मिलती है, कोई पुराने लेटर्स मिलते हैं. तो लिखी हुई जो सामग्री मिलती है पुराने जमाने की, वो लिटरेसी सोर्स कहलाता है. उससे हमें इतिहास का पता चलता है, हिस्ट्री का पता चलता है. तो वो हिस्ट्री का लिटरेसी सोर्स है, यानी साहित्यिक स्रोत है वो हिस्ट्री को जानने का. दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातत्व विज्ञानी सोर्स, पुरानी चीजों का सोर्स. लिखित सामग्री के अलावा भी बहुत सारी प्राचीन चीजें हमें मिलती है, खुदाई में मिलती है. कई जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहां पर जब वैज्ञानिक खुदाई करते हैं, जो हिस्टोरियंस वहां एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहां पुरानी चीजें निकलती है. पुराने सिक्के, पुरानी इमारतें, पुरानी मूर्तियां, पुरानी पेंटिंग्स, बहुत सारी पुरानी चीजें जमीन में से निकलती है. या जमीन में से नहीं बल्कि पुरानी चीजें आज भी विद्यमान हैं, उनसे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है. ये सारी पुरानी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाती है. इनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है. हिस्ट्री का, इतिहास को जानने का जो पुरातत्व स्रोत है, पुरातत्व स्रोत, पुरातत्व यानी कि पुरानी जमाने का जो स्रोत है, पुरानी चीजों का जो स्रोत है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है. और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है ये हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना. इसमें सबसे पहली चीज मोनामेंट्स, यानी कि स्मारक, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. इसके बाद सेकंड जो चीज है वो है स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, यानी मूर्तियां और चित्रकारी. जो पुरानी मूर्तियां और चित्रकारी मिलती है वो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे और किस किस टाइप की मूर्तियां और चित्रकारी मिलती है. एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ चुके हैं. और कैसी इंफॉर्मेशंस मिलती है हिस्ट्री की, इतिहास की कैसी सूचनाएं मिलती है हमें, ये भी हम पढ़ चुके हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत जो अगली चीज है जिससे हमें इतिहास का पता चलता है वो है इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस यानी होती है शिलालेख. इनको सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में हम शिलालेख कहते हैं. इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली खुदी हुई इंफॉर्मेशंस हैं. कई बार दीवारों पर, पत्थरों पर या किसी धातु की सतह पर चीजों को खोद दिया जाता है, खोद करके लिख दिया जाता है, या खोद करके कोई ड्राइंग बना दी जाती है. तो इस तरह जो खुदी हुई चीजें होती है, भले ही वो दीवार पर खुदी हुई हो, भले ही वो पत्थर पर खुदी हुई हो, भले ही वो किसी सोने चांदी पर खुदी हुई हो, जो
खुदी हुई चीजें होती है उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। नॉर्मली इनको शिलालेख कहते हैं। तो ये भी अपने को इतिहास की सूचनाएं देने का एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि पुराने जमाने में जो रूलर्स होते थे, जो राजा लोग होते थे, वो अपनी चीजों को पत्थरों पर या दीवारों पर खुदवा देते थे ताकि वो लंबे समय तक बनी रहे। और ये इस तरह के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आज भी हमें बहुत सारी सूचनाएं देते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ये पुरातत्व एक स्रोत है इतिहास को जानने का। आइए स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस, अब इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी हम लोग करते हैं, जो शिलालेखों का हम अध्ययन करते हैं, इसका जो अध्ययन है शिलालेखों का या इंस्क्रिप्शंस का, इसको एपिग्राफी कहा जाता है। अलग अलग चीजों का अध्ययन, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग साइंस होती है, अलग अलग चीजों के अध्ययन को अलग अलग टाइप की साइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो शिलालेखों का अध्ययन है, जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है, उसको एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी जो है वो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी है। इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो एपिग्राफी होता है। एपिग्राफी उसको कहा जाता है। इंस्क्रिप्शंस वर कॉमनली इंसाइज्ड। इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख वर कॉमनली इंसाइज्ड यानी खुदे होना। तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो सामान्य तौर पर खुदे होते थे। इंस्क्रिप्शंस सामान्य तौर पर, कॉमनली यानी सामान्य रूप से, इंसाइज्ड यानी खुदे होते थे ऑन स्टोन, पत्थरों पर, मार्बल, इमारती पत्थर पर, मेटल यानी धातुओं पर, टेरिकोटा यानी पकी हुई मिट्टी पर, और वुड या लकड़ी पर। यानी इन चीजों पर कॉमनली यानी सामान्य रूप से ये इंसाइज्ड किए जाते थे, खोदे जाते थे। दे रिकॉर्डेड, वे रिकॉर्ड करते थे। ये जो चीजें खोदी जाती थी ये रिकॉर्ड करती थी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी धार्मिक निर्देशों को रिकॉर्ड किया जाता था इनमें। रॉयल ऑर्डर्स, शाही आदेशों को यानी राजा के आदेशों को इनमें रिकॉर्ड किया जाता था। एंड गिफ्ट्स, और कई बार जो गिफ्ट दिए जाते थे, जो उपहार दिए जाते थे, उनको भी इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था। प्रोवाइडेड टू विलेजेस, जो गांवों को राजा की ओर से उपहार दिए जाते थे, कई बार विलेजेस को जो गिफ्ट दिए जाते थे। प्रोवाइडेड टू विलेजेस, गांवों को राजा की तरफ से जो गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते थे, प्रदान किए जाते थे, इन सब चीजों का रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस में किया जाता था। एंड टेम्पल्स, गांवों को और मंदिरों को भी कई बार राजाओं की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस में। चोला इंस्क्रिप्शंस, चोल साम्राज्य हुआ है, चोल डायनेस्टी यानी राजवंश हुआ है, जो साउथ इंडिया में हुआ था। दक्षिणी भारत में बहुत सारे राजवंश हुए, बहुत राजाओं के वंश हुए, उसमें से एक चोल साम्राज्य हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य था चोल वंश। तो चोल इंस्क्रिप्शंस, चोल साम्राज्य के इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स, दीवारों पर शिलालेख। वॉल्स ऑफ फेमस मोनामेंट्स, प्रसिद्ध जो स्मारक हुए हैं, मोनामेंट्स हुए हैं, उनकी दीवारों पर, उनकी वॉल्स पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो। सच एज ताजमहल, जैसे कि ताजमहल की दीवारों पर, रेड फोर्ट, लाल किले की दीवारों पर। एंड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द पैलेस वॉल्स, और जो पैलेस यानी महलों की दीवारों पर जो इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, ऑफ द राजपूतों के महलों की दीवारों पर भी जो इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं, आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स। ये कुछ प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं ऑफ दीज, इन इंस्क्रिप्शंस के। यानी इंस्क्रिप्शंस कई जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ये उदाहरण हैं, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध इंस्क्रिप्शंस के उदाहरण हैं ये।
इंस्क्रिप्शंस टेल अस, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, टेल यानी बताते हैं, अस यानी हमें, अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की जीवन के बारे में, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों के बारे में, ऑफ द ग्रेट किंग्स, महान राजाओं की अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों के बारे में, एंड सम ऑफ देम इवन प्रोवाइड ए जीनियोलॉजिकल लिस्ट, और उनमें से कुछ यानी कुछ जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो क्या क्या अलग अलग चीजें बताते हैं ये इंस्क्रिप्शन, यानी कुछ तो लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं, कुछ जो महान राजा हुए थे उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, एंड सम ऑफ देम, और इन इंस्क्रिप्शंस में से कुछ इवन प्रोवाइडेड, यहां तक कि प्रदान करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, ए जीनियोलॉजिकल लिस्ट, एक वंशावली संबंधी, यानी किस राजा का बेटा कौन हुआ, इसको वंशावली कहते हैं, जीनियोलॉजिकल कहते हैं। तो यहां तक कि कुछ जो होते हैं वो जीनियोलॉजिकल लिस्ट भी अवेलेबल कराते हैं, यानी वंशावली संबंधी सूची उपलब्ध कराते हैं, ऑफ किंग्स, राजाओं की जो वंश हुए हैं, राजाओं के जो जीनियोलॉजिकल लिस्ट है उनकी वंशावली संबंधी सूची उपलब्ध कराते हैं, फ्रॉम ए डायनेस्टी, किसी राजवंश के द्वारा, यानी जो राजवंश हुए हैं, डायनेस्टी यानी राजाओं के वंश, राजवंशों के जो जीनियोलॉजिकल लिस्ट है, जो उनकी वंशावली है कि कौन से राजा का पुत्र कौन हुआ, फिर उसका पुत्र कौन हुआ, ये जो जीनियोलॉजिकल लिस्ट है ये भी हमें इंस्क्रिप्शंस प्रदान करते हैं। कई इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल्स, जो मंदिरों की दीवारों पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करते हैं, टू लर्न, जानने के लिए, ए लॉट अबाउट साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के बारे में बहुत कुछ। देखिए साउथ इंडिया में यानी दक्षिणी जो भारत है अपना, नीचे का जो भारत है, वहां पर मंदिर बहुत हैं, वहां पर जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर रहा है पुराने जमाने में, बहुत धार्मिक वातावरण वहां रहा है, वहां के जो राजवंश हुए थे उन्होंने बहुत सारे वहां मंदिर बनवाए, और उन मंदिरों की दीवारों पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उन्होंने इंसाइज्ड करवाए यानी खुदवाए, और वो इंस्क्रिप्शंस हमें दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया के बारे में बहुत सारी सूचनाएं देते हैं, साउथ इंडिया के बारे में बहुत कुछ उनसे हमें पता लगता है। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, ये भी बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। अगला जो सोर्स है वो है कॉइन्स यानी सिक्के। अगर सबसे भरोसेमंद कोई सोर्स माना जाता है, कोई स्रोत जो सबसे ज्यादा जिस पे भरोसा किया जाता है, वो है कॉइन्स यानी सिक्के। जो हिस्टोरियन होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जब इतिहास के बारे में खोज करते हैं तो वो सिक्कों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। सिक्के हो गए या आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं, जो पुरातत्व के जो पुरानी जो चीजें मिलती है, उनके ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है, बजाय कि मौखिक चीजों के। इन चीजों पर ज्यादा विश्वास किया जाता है इतिहास की सूचनाओं को इकट्ठी करने के लिए। तो नेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है कॉइन्स यानी सिक्के। एंसेंट कॉइन्स, प्राचीन सिक्के, आर द ग्रेट हिस्टोरिकल आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू। ये महान या बहुत बड़ी ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं। यानी जो प्राचीन सिक्के हैं, जो पुराने सिक्के हैं, उनकी बड़ी ऐतिहासिक, उनका बड़ा ऐतिहासिक मूल्य है। हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं वो। देखिए हिस्टोरिकल वैल्यू भी रखते हैं और फाइनेंशियल वैल्यू भी रखते हैं। जो प्राचीन सिक्के होते हैं ना, वो बहुत महंगे बिकते हैं क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, उनकी ऐतिहासिक उनका मूल्य है, इसलिए लोग उनको बहुत बड़ी कीमत में भी खरीद लेते हैं। हिस्टोरियंस खरीद लेते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खरीद लेते हैं उनको। तो ये जो एंसेंट कॉइन्स हैं, जो प्राचीन जो सिक्के होते हैं, वो ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं, महान ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं। द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो साइंस जुड़ी है, यानी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस की जो साइंस है, जिसके अंतर्गत
इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है, वो तो होते हैं एपिग्राफी कहलाती वो। ऐसे ही सिक्कों का जो नॉलेज है, सिक्कों की जो स्टडी है या सिक्कों की स्टडी का जो साइंस है, उसको भी एक नाम दिया गया है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो जो द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड स्टडी, जो साइंस जुड़ी है कलेक्शन यानी एकत्रित करने और उसका अध्ययन करने से किसको एकत्रित करना और अध्ययन करना? ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और उनकी स्टडी करना यानी उनका अध्ययन करना। इससे जो साइंस एसोसिएटेड हुई है, इससे जुड़ी हुई जो साइंस है, इज नॉन एज न्यूमिस्मेटिक्स, उसको न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी सिक्कों को कलेक्ट करना, सिक्कों का कलेक्शन, सिक्के अभी वाले नहीं, एंसेंट जो कॉइन्स हुए हैं, जो प्राचीन सिक्के हुए, राजा महाराजाओं के जो सिक्के निकले हुए थे, उनके द्वारा निकाले हुए थे, वो एंसेंट जो कॉइन्स हैं, उनको कलेक्शन करना, उनको इकट्ठा करना, संग्रहित करना और उनकी स्टडी करना, इसको ये भी एक तरह की साइंस होती है और इस साइंस को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कॉइन्स जनरली डेपिक्टेड द टाइटल और नेम ऑफ द रूलर। कॉइन्स यानी सिक्के जनरली यानी सामान्य तौर पर डेपिक्टेड यानी चित्रित होते हैं, यानी उनके ऊपर चित्र बने होते हैं। कॉइन्स के ऊपर यानी सिक्कों के ऊपर सामान्यतया जनरली उनके ऊपर या तो टाइटल यानी कुछ शीर्षक लिखा रहता है या नेम लिखा रहता है ऑफ द रूलर, उस राजा का। राजा यानी रूलर का, उसके ऊपर या तो नेम लिखा रहता है या उसका कोई टाइटल होता है, वो डेपिक्टेड यानी चित्रित किया हुआ रहता है। हु इशूड इट, जिसने इसको इशू किया, जारी किया, अलोंग विद इट्स डेट ऑफ इशू, इसको जारी करने की दिनांक के साथ। दिनांक तो नहीं होती बल्कि सन लिखी हुई होती है सिक्कों पर कि कौन से सन में ये इशू किया गया, जारी किया गया। तो सिक्के के ऊपर जनरली यानी सामान्य रूप से एक तो जो रूलर है, किस रूलर ने उसको इशू किया, उस रूलर का नेम या उसका कोई टाइटल उसके ऊपर डेपिक्टेड होता है, चित्रित होता है यानी चित्र बनाया हुआ होता है, और साथ में कब उसको सिक्के को इशू किया गया ये डेट भी होती है। डेट यानी समय भी लिखा हुआ होता है, डेट यानी तारीख नहीं होती है, उसका सन लिखा हुआ रहता है। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के, आल्सो कंटेन रॉयल डायनेस्टिक एम्बलम ऑफ द रूलर। एम्बलम यानी होता है प्रतीक चिन्ह, जैसे इंडिया का एम्बलम क्या है? अशोक स्तंभ। तो एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह। तो कई जो सिक्के ऐसे भी होते हैं, सम कॉइन्स यानी कुछ सिक्के, आल्सो कंटेन यानी वो ये भी रखते हैं, यानी उनमें ये भी छपा हुआ रहता है क्या? रॉयल डायनेस्टिक एम्बलम, शाही राजवंश का प्रतीक चिन्ह। रॉयल यानी शाही, डायनेस्टिक यानी कि राजवंश का, एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह, यानी कुछ सिक्कों पर शाही राजवंशों के एम्बलम भी छपे हुए रहते हैं, प्रतीक चिन्ह भी रहते हैं ऑफ द रूलर्स, राजाओं के, शासकों के। समटाइम्स, कई बार, द कॉइन्स जो सिक्के होते हैं हैव बीन डिस्कवर्ड, खोजे जाते हैं, खोजे जा चुके हैं, यानी कई बार सिक्कों को डिस्कवर किया जा चुका है, खोजा जा चुका है एट डिस्टेंट प्लेसेज, दूर के स्थानों पर। यानी कई बार सिक्के ना दूर दूर भी मिलते हैं, दूर दूर के स्थानों पर इनकी खोज होती है, कई बार सिक्के मिलते हैं। फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी उद्भव, या कोई चीज जहां से पैदा होती है उसको उद्भव कहते हैं। यानी इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी इनके उद्भव का जो प्लेस है, जहां से वो जारी हुए थे, जिस स्थान पे जिस राजा ने उनको जारी किया था, या जहां से जिस स्थान से वो पैदा हुए या जारी हुए, प्लेस ऑफ ओरिजिन, उनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उन सिक्कों का, यानी वो सिक्के जहां से जारी किए गए थे वहां से दूर के स्थानों पर कई बार सिक्के खोजे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। विच इंडिकेट्स, जो कि संकेत करता है, यानी ये बात संकेत करती है, यानी इनको इश्यू तो कहां किया गया और मिले बहुत दूर हैं,
तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है, इससे क्या संकेत मिलता है, विच इंडिकेट्स, जो कि संकेत करता है दैट कि आइदर दोज प्लेसेज वर पार्ट्स ऑफ दैट किंगडम, कि आइदर यानी या तो दोज प्लेसेज, वो स्थान जहां पर ये मिले हैं, दूर के वो स्थान जहां पर ये मिले हैं, या तो वो स्थान वर पार्ट्स ऑफ दैट किंगडम, वो उस साम्राज्य का भाग थे, यानी जहां पर वो दूर का वो स्थान जहां ये सिक्के मिलते हैं, या तो वो स्थान एक ही साम्राज्य के अंतर्गत थे जहां से ये सिक्के इशू किए गए, और दूर का वो स्थान जहां सिक्के मिले, या तो वो दूर का स्थान इसी किंगडम का, इसी साम्राज्य का हिस्सा था, और या द किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन, या उस साम्राज्य का व्यापारिक संबंध था, ट्रेड रिलेशन था विद दोज प्लेसेज, उन स्थानों पर। भाई अगर कोई सिक्का अगर दूर मिलता है, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर कोई सिक्का मिलता है, तो या तो वो स्थान इसी साम्राज्य में आता था, एक तो संभावना ये होती है, या फिर वहां तक व्यापार होता था तो व्यापार के कारण वहां पहुंच गया सिक्का, तो या तो वो इसी किंगडम का पार्ट था, वो जो प्लेस था, या फिर उस जगह से इस साम्राज्य के ट्रेड रिलेशन रहे थे, यानी व्यापारिक संबंध रहे थे। मेटल्स यानी धातुएं, यूज्ड टू मेक दीज कॉइन्स, यूज्ड यानी उपयोग की जाती थी, टू मेक यानी बनाने के लिए, दीज कॉइन्स यानी इन सिक्कों को, और जो धातु इन सिक्कों को बनाने के लिए यूज की जाती थी। देखो एक धातु के सिक्के नहीं होते हैं, कई सिक्के चांदी के भी होते थे, कई सिक्के तांबे के भी होते थे, कई सिक्के पीतल के भी होते थे, कई सिक्के आजकल स्टील के सिक्के बनते हैं, लोहे के सिक्के हुए, मिट्टी के तो नहीं, और इसके अलावा सोने के भी सिक्के चले थे एक जमाने में, कई राजाओं ने चलाए गोल्ड कॉइन, तो कई मेटल्स के सिक्के चले हैं। तो जो धातु सिक्कों को बनाने में यूज की जाती थी, टेल अस, वो हमें बताती है, यानी जो धातु सिक्के को बनाने के लिए उपयोग की जाती थी वो हमें बताती है अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति को बताती है ऑफ द किंगडम, उस साम्राज्य की। यानी अगर कोई सोने के सिक्के चलाया किसी राजा ने तो वो अच्छी आर्थिक स्थिति थी उसकी, अगर किसी ने चांदी के सिक्के चलाए तो उसकी भी अच्छी स्थिति थी। तो जो धातु, जो मेटल यूज की जाती थी सिक्के बनाने में, वो उस किंगडम की यानी उस साम्राज्य की जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो स्टेटस होता था, जो आर्थिक स्थिति होती थी, वो उससे पता चलता है। कॉइन्स वर इशूड, सिक्के इशू किए गए थे, जारी किए गए थे बाय द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली के सुल्तान के द्वारा, द मुगल एम्परर्स, मुगल बादशाहों के द्वारा, द चोला रूलर्स, चोल शासकों द्वारा, ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के जो चोल शासक हुए उनके द्वारा सिक्के जारी किए गए, दिल्ली के सुल्तान के द्वारा सिक्के जारी किए गए, मुगल एम्परर यानी मुगल बादशाहों के द्वारा सिक्के जारी किए गए, एंड वेरियस अदर रीजनल रूलर्स, और कई जो रीजनल रूलर्स थे यानी क्षेत्रीय जो राजा थे, अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स के जो राजा थे, जो रीजनल रूलर्स थे, उनके द्वारा भी कई बार सिक्के जारी किए गए। इवन मर्चेंट्स, यहां तक कि व्यापारी, लोकल राज यानी लोकल यानी स्थानीय जो राजा थे वो, एंड फॉरेनर्स, और जो विदेशी लोग थे, इशूड यानी उन्होंने भी जारी किए, कॉइन्स यानी सिक्के, एट टाइम्स, कई बार व्यापारियों ने भी सिक्के जारी किए, कई बार लोकल जो राजा थे उन्होंने भी सिक्के जारी किए, कई बार यहां तक कि फॉरेनर्स जो आए थे, जो विदेशी लोग भारत में आए, उन्होंने भी सिक्के जारी किए। देखिए यहां पर एक पिक्चर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है सिक्कों का, ये दिख रहा है आपको, यहां लिखा हुआ है श्री राजा शिव, यहां लिखा हुआ है छत्रपति, ये शिवाजी के द्वारा जारी किए सिक्के हैं। कॉइन्स इशूड बाय द मराठा रूलर्स, ये मराठा रूलर्स के द्वारा इशू किए गए कॉइन्स हैं, जो कि 16th
1674 से लेकर के 80 तक, यानी 1674 से लेकर 1680 तक, ये 6 सालों तक ये सिक्के चलाए गए थे। 17वीं शताब्दी में, ये 17वीं शताब्दी में चलाए गए सिक्के हैं। तो सिक्के इस तरह से हमें सूचनाएं देते हैं। और इस लेसन का जो लास्ट पॉइंट है वो है यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज। अभी हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, पुरातत्व जो सोर्सेज रहे हैं, जो पुरानी चीजों के द्वारा इतिहास का पता चलता है, सिक्कों के द्वारा, कॉइन्स के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, स्कल्पचर और पेंटिंग के द्वारा, मोनामेंट्स के द्वारा, ये जितने भी टाइप हैं ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, ये पुरातत्व विज्ञानी सोर्स हैं इतिहास को जानने के। और अब लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज। अलग अलग प्रकार के जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज यानी इतिहास को जानने के सोर्सेज, इतिहास के स्रोत जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, वो सोर्सेज, वो स्रोत, उनकी बात हो रही है यहां पे। यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज का उपयोग। जुडिशियस एंड केयरफुल यूज, जुडिशियस यानी न्यायपूर्ण, एंड केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक। न्यायपूर्ण और सावधानी पूर्वक यूज यानी उपयोग ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज का यानी स्रोतों का, सोर्सेज का या स्रोतों का न्यायपूर्वक और सावधानी पूर्वक उपयोग हैज टू बी डन, किया गया है बाय द हिस्टोरियंस, इतिहासकारों द्वारा। यानी इतिहासकारों द्वारा जो सोर्सेज मिले, जो स्रोत मिले, उनका न्यायपूर्ण, जुडिशियस और केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक उनका यूज किया गया है इन ऑर्डर टू डेपिक्ट, चित्रित करने के क्रम में, यानी बताने के क्रम में, बताने के लिए या चित्रित करने के लिए, द करेक्ट पिक्चर, सही चित्र, सही चित्र को हमारे सामने लाने के लिए, सही पिक्चर यानी सही चित्र को हमारे सामने बनाने के लिए इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने, उन्होंने जो सोर्सेज उनको मिले, जो स्रोत उनको मिले, उनका न्यायपूर्ण तरीके से और बड़ी सावधानी से उन्होंने यूज किया। ऑफ द पीरियड स्टडीड बाय देम, उस समय का स्टडीड बाय देम जो उनके द्वारा स्टडी किया गया, यानी अलग अलग समय में अलग अलग हिस्टोरियंस ने काम किया, अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों ने खोज की। तो जिस समय की उन्होंने स्टडी की, जो भी टाइम पीरियड की स्टडी की उन्होंने, और उस टाइम पीरियड में जो भी सोर्स मिले उनको, जो भी स्रोत मिले इतिहास के, उनका उन्होंने जुडिशियस तरीके से यानी न्यायपूर्ण तरीके से और केयरफुल तरीके से यानी सावधानी पूर्वक उन्होंने इन सोर्सेज का उपयोग किया, यूज किया, ताकि हमारे सामने इतिहास की एक सही पिक्चर वो रख सकें, इतिहास का सही चित्र हमारे सामने आ सके, ताकि इतिहास के बारे में हमें सही सूचनाएं मिल सके। इसलिए हिस्टोरियंस ने इन चीजों का सही उपयोग किया। सोर्सेज यानी स्रोत, सच एज कॉइन्स जैसे कि सिक्के, एंड आर्काइवल रिकॉर्ड, आर्काइवल रिकॉर्ड यानी जो संग्रहालयों में रिकॉर्ड पड़े हैं। आर्काइवल यानी वो जगह होती है, आर्काइवल, जहां पुरानी चीजों को रखा जाता है सुरक्षित, लिखित चीजों को, लिखित जो चीजें हैं, किताबें हैं, इनको जहां पर सुरक्षित रखा जाता है, पुरानी चीजों को, पुरानी बुक्स को, पुराने लिटरेचर को, साहित्य को जहां सुरक्षित रखा जाता है, उन भवनों को आर्काइव कहते हैं। तो जो कॉइन्स हैं यानी सिक्के हैं या आर्काइवल रिकॉर्ड हैं, जो संग्रहालयों में पड़े हुए रिकॉर्ड हैं, आर कंसीडर्ड, इनको माना जाता है, टू बी मोर रिलायबल, इनको ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, सिक्कों को। और जो पुराना रिकॉर्ड है, आर्काइवल रिकॉर्ड है, यानी संग्रहालयों में जो रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है, इनको ज्यादा रिलायबल माना गया है, ज्यादा विश्वसनीय माना गया है, एज कंपेयर्ड टू, तुलना में, किसकी तुलना में, टू अदर सोर्सेज, दूसरे जो सोर्स हैं, भाई सोर्स तो बहुत सारे हैं इतिहास को जानने के, लेकिन जो दूसरे अदर सोर्सेज हैं उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में ज्यादा रिलायबल किसको माना गया है, ज्यादा विश्वसनीय किसको माना गया है,
एक तो कॉइन्स को यानी सिक्कों को, और एक आर्काइवल जो रिकॉर्ड है, जो संग्रहालयों में सुरक्षित रखा हुआ रिकॉर्ड है, इन चीजों को ज्यादा रिलायबल माना गया है, विश्वसनीय माना गया है। किसकी तुलना में? सच एज ओरल ट्रेडिशंस, जैसे कि मौखिक परंपराओं, एंड लिटरेचर और साहित्य। जो मौखिक जो परंपराएं हैं, मुख जबानी कई चीजें जो पुरानी हम लोग सुनते आते हैं, उनकी तुलना में, या जो लिटरेचर जो लिखित सामग्री मिलती है, इनकी तुलना में जो सिक्के हैं या जो आर्काइवल रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड प्राचीन रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है, इनको ज्यादा रिलायबल माना जाता है, ज्यादा उन पे विश्वास किया जाता है। हाउएवर, हालांकि, वी डू नॉट हैव, हम नहीं रखते, एविडेंसेज यानी प्रमाण, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और आर्काइवल रिकॉर्ड्स, कॉइन्स सिक्कों और आर्काइवल रिकॉर्ड्स के स्वरूप में, इस फॉर्म में हमारे पास नहीं है, प्रमाण नहीं है, फॉर द स्टडी ऑफ सर्टेन पीरियड्स एंड डायनेस्टीज, यानी कुछ खास समय और राजवंशों के जमाने के इस तरह के रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। यानी ऐसा नहीं है कि हर जमाने के, हर समय के, हर राजवंश के हमारे पास सिक्के उपलब्ध हैं या आर्काइवल रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे राजवंश हुए हैं, या बहुत सारा कई ऐसा टाइम पीरियड रहा है जिस जमाने के कॉइन्स नहीं है हमारे पास में, सिक्के नहीं है या आर्काइवल रिकॉर्ड नहीं है उस जमाने का। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर समय के सिक्के उपलब्ध हैं या आर्काइवल रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो कई ऐसे भी सर्टेन पीरियड यानी कुछ खास ऐसे पीरियड या डायनेस्टीज यानी राजवंश हुए हैं जिनके जमाने के इस तरह के रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। समटाइम्स, कई बार, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वन सोर्स, कई बार जो एक सोर्स से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कई बार एक स्रोत से जो सूचना मिलती है। देखो, सोर्स तो कई सारे हैं, कई तरीके के सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के। कई बार क्या होता है, एक सोर्स से जो सूचना मिलती है, दूसरे सोर्स से उससे अपोजिट सूचना मिल जाती है। यानी एक स्रोत से जो सूचना आपको मिल रही है, दूसरे सोर्स से विपरीत प्रकार की सूचना मिल रही है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। समटाइम्स, कई बार, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वन सोर्स, जो एक सोर्स से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है, मे बी एन एब्सोल्यूट अपोजिट, वो हो सकती है एकदम विपरीत, एब्सोल्यूट अपोजिट, यानी बिल्कुल विपरीत हो सकती है वो सूचना, टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर सोर्स। अदर सोर्स से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है उससे बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। एक सोर्स की जो सूचना है वो दूसरे सोर्स से बिल्कुल अपोजिट हो सकती है, यानी विपरीत सूचना हो सकती है। इन सम केसेज, कुछ केसेज में, कुछ मामलों में, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन लिटरेचर, जो इंफॉर्मेशन लिटरेचर में समाहित थी, यानी जो सूचना हमें लिटरेचर यानी लिखित सामग्री से मिलती है, और इंस्क्रिप्शंस या शिलालेखों से जो सूचना मिलती है, मे नॉट बी क्लियर, वो कई बार क्लियर नहीं होती, यानी लिखा हुआ जो होता है वो साफ नहीं होता, या जो खुदी हुई चीज है वो क्लियर नहीं होती, कई बार ऐसा भी होता है। एंड मे गिव राइज टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, और कई वो इस तरह जब क्लियर नहीं होती तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस यानी व्याख्या, यानी उसका अर्थ, तो उसका कई प्रकार का अर्थ हो सकता है। यानी जब कोई चीज साफ नहीं होती तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ निकालता है, यानी कोई क्या व्याख्या कर रहा है उसकी, कोई क्या व्याख्या कर रहा है, यानी अलग अलग लोग उसकी फिर अलग अलग तरीके से व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं उसके। कई बार जब इंस्क्रिप्शंस या लिटरेचर क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता, तो उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं, कई प्रकार की उसकी व्याख्याएं हो सकती है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट कि डिफरेंट हिस्टोरियंस, अलग अलग इतिहासकार में इंटरप्रेट, वो व्याख्या कर सकते हैं, ए सिंगल टेक्स्ट, किसी एक चीज की, इन डिफरेंट वेज, कई तरीकों से। यानी एक ही चीज की इंटरप्रिटेशन, एक ही चीज की व्याख्या
अलग अलग जो हिस्टोरियन है, अलग अलग जो इतिहासकार है, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। गुड हिस्टोरियंस, अच्छे जो इतिहासकार हैं, आर मेटिक्यूलस यानी अति सतर्क रहते हैं वो, यानी ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं, हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो यूं ही नहीं लिख देते हैं। जो अच्छे इतिहासकार होते हैं वो बहुत ही सतर्क रहते हैं, हर चीज में लापरवाही नहीं करते हैं। वो मेटिक्यूलस होते हैं यानी अति सतर्क होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, इंटरप्रेटिंग यानी व्याख्या करने में, एंड रिकंस्ट्रक्टिंग और वापस किसी चीज को बनाने में, द थिंग्स यानी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने में यानी पुनर्निर्माण में, इंटरप्रेटिंग यानी कि व्याख्या करने में, उनका मतलब निकालने में, या चीजों को अंडरस्टैंड करने में यानी समझने में। जो अच्छे जो इतिहासकार होते हैं, गुड हिस्टोरियंस होते हैं, वो बड़े मेटिक्यूलस होते हैं, अति सतर्क होते हैं, और मेटिक्यूलस होते हैं यानी अति सतर्क होते हैं, लापरवाही नहीं करते। ऑफ द पास्ट, पुरानी भूतकाल की जो चीजें हैं उनसे, थिंग्स ऑफ द पास्ट, भूतकाल की चीजों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। टू डेराइव, प्राप्त करने में, द करेक्ट कंक्लूजन्स यानी होता है निष्कर्ष, करेक्ट कंक्लूजन्स यानी सही निष्कर्ष डेराइव करने में यानी प्राप्त करने के लिए, सही निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए, करेक्ट कंक्लूजन डेराइव करने के लिए जो गुड हिस्टोरियंस होते हैं, जो अच्छे इतिहासकार होते हैं, वो बहुत ही मेटिक्यूलस होते हैं, बहुत सतर्कता से वो काम करते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए यानी व्याख्या करने के लिए, और उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वापस पुनर्निर्माण करने के लिए अच्छे हिस्टोरियन बहुत ही मेटिक्यूलस तरीके से काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेसन इज ओवर, पाठ हो गया है पूरा, एंड वी हैव स्टडीड मैनी थिंग्स अबाउट द हिस्ट्री, द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। हमने इस लेसन में हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि हिस्ट्री हमें कहां से पता चलती है, हिस्ट्री के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, पता कैसे चलता है कि 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 50,000 साल पहले क्या हुआ। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, उनको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और वो कितने प्रकार की है, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है, कैसे उनको वर्गीकृत किया गया है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिली इस लेसन में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर थिंग्स टू रिमेंबर, अब कुछ याद करने योग्य चीजें हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो कि एक तरह से इस लेसन का सारांश है, इसकी समरी है इस लेसन की। एंड देन वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, और उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर इस लेसन के करने हैं। वी विल स्टडी दीज पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये पॉइंट हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि हम एक तरह से लेसन की समरी रिकॉल कर सकें, इसका सारांश अपने माइंड में आ जाए एक बार लेसन का, ताकि जो क्वेश्चन आंसर है उनको इजी तरीके से हम कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।